हेलो बेटा। आज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर बेटा हम डिस्कस करेंगे कि ट्वेल्थ लेवल पर, जेई लेवल पर, जेई एडवांस लेवल पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जैसी बेसिक चीज से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले बेटा हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। आई होप आपको याद होगा। अगर आपको याद हो तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये है बेटा आपकी रिफ्लेक्टेड रे। बीच में ये जो डॉटेड लाइन है इसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल। नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका बहुत ही आसान है। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आके गिर रही है वहां पर सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचिए बेटा, वही आपका क्या होता है, नॉर्मल। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से फर्स्ट लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। अब बेटा ये चीज हमेशा ट्रू होती है। हमेशा ट्रू मतलब अगर मैं यहाँ पर लाइट रे को चेंज कर दूं, किसी और एंगल पे डालूं, तो भी आई इज इक्वल टू आर। अगर मैं मिरर को बेंड कर दूं या मिरर को इधर उधर टिल्ट कर दूं, तो भी बेटा आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू आर। सेकेंड लॉ जो है बेटा वो है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है, दे ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। ये सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन दी सेम प्लेन। तो बेटा ये बेसिक बेसिक आपके क्या हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इनका यूज करके हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पर बेटा आप देख पा रहे हो कि हमारे पास एक रफ सरफेस है। मेरा सवाल इतना सा है, क्या रफ सरफेस पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होते हैं, हाँ या ना? तो बेटा इसका जवाब है कि रफ सरफेस पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होते हैं। किस तरह से? तो ये देखिए। मान लीजिए बेटा हमारे पास एक लाइट रे है, वो लाइट रे इस सरफेस पे आके गिर रही है। वो लाइट रे इस सरफेस पे जहां पे भी जाके गिर रही है, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उस पॉइंट पर सरफेस के छोटे से हिस्से को लेंगे और उस छोटे से हिस्से के परपेंडिकुलर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और ये छोटा सा हिस्सा ही बेटा हमारे लिए एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। अब जो हमारी इंसिडेंट रे है उसके और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। और अगर बेटा यहाँ पे हम देखें, एंगल आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल आर। इसके अंदर अगर बेटा हम लाइट रे को इधर उधर शिफ्ट करें, तो इधर उधर शिफ्ट करने की वजह से जो हमारी सरफेस का जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो वाला पॉइंट चेंज होता जाएगा। उसकी वजह से नॉर्मल की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, उसकी वजह से रिफ्लेक्टेड रे भी चेंज होगी, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वैलिड होंगी। इसी को और डिटेल में समझते हैं बेटा। मान लीजिए हम एक रफ सरफेस के ऊपर बीम डालते हैं, लाइट बीम डालते हैं जिसमें मल्टीपल लाइट रेज हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। जब वो बेटा एक रफ सरफेस पे जाके गिरेंगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि अलग अलग रे अलग अलग पॉइंट पे जाके गिर रही है। उसकी वजह से जो रिफ्लेक्टेड रे आ रही हैं वो भी अलग अलग आ रही। जो रिफ्लेक्टेड रे हैं बेटा वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है बल्कि एक दूसरे को काट रही हैं। जैसे कि आप देखिए ध्यान से, रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। इस तरह के रिफ्लेक्शन को बोला जाता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो बेटा हमें याद क्या रखना है कि रफ सरफेस पर जो रिफ्लेक्शन होता है उसको बोला जाता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर इसी जगह पर हम एक स्मूथ सरफेस ले लें, तो स्मूथ सरफेस पे बेटा हमें क्या देखने को मिलेगा कि पैरेलल लाइट बीम जब सरफेस पे गिर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल लाइट बीम पैरेलल ही रहती है। इसे बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रफ सरफेस पे भी बेटा रिफ्लेक्शन होता है, वहां पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूरी तरह से फॉलो होते हैं। बस वहां पे रिफ्लेक्शन के दौरान हम उसी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जिस पॉइंट पर लाइट जाके गिर रही है। चलिए बेटा आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके चलते हैं। अब जितना हमने पढ़ा उस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, उसके ऊपर हम एक लाइट रे को इंसिडेंट करवा रहे हैं।
तो बताओ लाइट रे को किस कोऑर्डिनेट पे इंसिडेंट करवाया जाए ताकि हॉरिजॉन्टल लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद वर्टिकल हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वर्टिकल हो चुकी है। हाँ, हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा? अ हॉरिजॉन्टल लाइट रे becomes vertical after reflection. What are the coordinates of point of incidence? अब बेटा इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ओके, अब हम कैसे ढूंढे कि ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सिंपली बेटा आपको क्या करना है, आप इस तरह से देखिए कि ये वाला एंगल है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करें तो I इज इक्वल्स टू आर। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमारी इंसिडेंट रे हॉरिजॉन्टल है, रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल है, तो उस हिसाब से I प्लस आर, ये एंगल बेटा हमारा I, ये एंगल हमारा R, I इज इक्वल्स टू आर। I प्लस आर इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए बेटा? 90 डिग्री। अगर इसको सॉल्व करेंगे बेटा, I एंगल हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। अगर हम नॉर्मल को एक्सटेंड करें तो नॉर्मल हमारा ओरिजिन से पास करेगा और ये वाला एंगल I के बराबर ही होगा 45 डिग्री। ये रेडियस मान लीजिए बेटा कितनी है? R। तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं R के कंपोनेंट करके। जो x कोऑर्डिनेट होगा बेटा इस पॉइंट का वो होगा R cos 45, और जो y कंपोनेंट हो y कंपोनेंट होगा बेटा इसका वो होगा R sin 45। तो जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स आएंगे बेटा पॉइंट के वो होंगे R cos 45 कोमा R sin 45। इसके अंदर भी बेटा जो x कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होगा और ये हमारा फाइनल आंसर। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो इस क्वेश्चन का एक और आंसर पॉसिबल है। वो आंसर पॉसिबल होगा बेटा अगर हमारी लाइट रे जो है वो इस तरह से आके गिरे। उस केस में बेटा जो हमारा सेकंड आंसर होगा वो होगा माइनस आर कोस 45 माइनस आर साइन 45। तो बेटा ये दो पॉइंट है। इवन अगर हम आगे और सोचें तो दो कोऑर्डिनेट्स और निकाले जा सकते हैं जहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइट रे अगर आगे टकराएगी तो टकराने के बाद वो कैसी हो जाएगी? वर्टिकल। ये बेटा दोनों पॉइंट्स फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। उसके लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे r बाय रूट टू कोमा r बाय रूट टू एंड r बाय रूट टू कोमा माइनस r बाय रूट टू। बेटा अगर सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली हम सबसे पहला आंसर टिक करके आएंगे, लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इन चारों में से कोई भी एक आंसर जो है वो सही है। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन को फिर से करते हैं लेकिन इस बार थोड़ा सा इसको और मुश्किल बना देते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन, इसमें बेटा आपको दिया गया है कि एक पैराबोलिक मिरर है, उस पैराबोलिक मिरर की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन वही है बेटा कि जो लाइट रे है वो लाइट रे मिरर पे हॉरिजॉन्टली आके गिरती है और रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट रे वर्टिकल हो जाती है। तो बताइए इस लाइट रे के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगेन बेटा क्वेश्चन क्या है? अ हॉरिजॉन्टल लाइट रे becomes vertical after reflection. Find coordinates of point of incidence। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें हम? तो इसमें हम वो चीज जो पहले कर रहे थे वो वैसे ही करेंगे। यानी कि ये एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से I इज इक्वल्स टू आर एंड I प्लस आर इक्वल टू क्या होगा बेटा 90 डिग्री। दैट मीन्स I इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा 45 डिग्री। लेकिन अब हम वो वाली टेक्निक नहीं यूज कर पाएंगे जो स्फेरिकल मिरर के लिए की थी कि नॉर्मल को हमने एक्सटेंड करके ओरिजिन से पास करवा दिया। यहाँ पे हम दूसरी टेक्निक यूज कर लेते हैं। जिस पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वहां पे बेटा हम एक टेंजेंट खींच देते हैं और हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल है वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। इन दैट केस ये जो एंगल आई है वो 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी बेटा आपका कितना होगा 45 डिग्री। और जो टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा वो भी कितना बनेगा बेटा 45 डिग्री। इसका मतलब जो टेंजेंट की स्लोप है वो हम निकाल सकते हैं एज tan थीटा विच इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 1। यानी कि जिस भी पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है वहां पे स्लोप 1 के बराबर होगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। हमें ऑलरेडी इस पैराबोला की इक्वेशन दी गई है। पैराबोला की इक्वेशन दी गई है बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो वाई इक्वल्स टू क्या है बेटा अंडर रूट एक्स। और इसका यूज कर लेते हैं। यूज कैसे करते हैं, स्लोप निकालने के लिए हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स करेंगे बेटा d अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई टू x raised to power minus 1 by 2 that is equals to 1. In that case 1 by under root x equal to 2 and x is equals to 1 by 4. तो बेटा हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गया उस पॉइंट का जहां पर लाइट इंसिडेंट हो रही है। x को इस इक्वेशन में पुट कर दो तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 2। तो फाइनल हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा 1 बाई 4 कोमा 1 बाई 2। ये वो पॉइंट है जहां पे अगर बेटा लाइट रे इंसिडेंट होती है तो हॉरिजॉन्टल लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद वर्टिकल हो जाएगी। अब अगेन हम इसमें कह सकते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग आंसर पॉसिबल हैं। एक आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो दूसरा आंसर बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने बहुत ही आसान है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर है 1/4 कोमा 1/2। तो थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर होगा 1/4 कोमा -1/2। दीज बोथ आंसर आर एक्सेप्टेबल। इन दोनों पॉइंट्स पर अगर लाइट रे इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो जाएगी बेटा वर्टिकल। हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। लुक एट दिस बेटा हमारा आंसर बिल्कुल सही है 0.25 कोमा -0.5। चलिए बेटा आगे चलते हैं। ये आपने सीख लिया होगा शायद। अब इसके ऊपर आप और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इसी को यूज करके। जैसे कि हम इस स्फीयर वाले क्वेश्चन पे वापस लौटें। हमें ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है जिसके अंदर कहा जाए कि रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में फाइनल एंगल है 60 डिग्री। इन दैट केस बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 30 डिग्री। हम नॉर्मल को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ये एंगल भी कितना होगा बेटा 30 डिग्री। अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा बेटा वो होगा आर कोस 30 डिग्री। जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा बेटा वो आएगा आर साइन 30 डिग्री। तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे -r cos 30 डिग्री कोमा आर साइन 30 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन बेटा हमारे पास पैराबोला के केस में बनाया जा सकता है। हमें कहा जा सकता है कि लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है। तो बताइए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल भी 30 डिग्री होगा। और यहां पर हम एक टेंजेंट खींचेंगे। टेंजेंट के लिए बेटा ये वाला एंगल 60 डिग्री। जो एक्स एक्सिस के साथ इस टेंजेंट का एंगल बनेगा वो भी कितना होगा 60 डिग्री। हम कहेंगे कि जो स्लोप है वो है आपकी tan 60 यानी कि √3 विच इज इक्वल्स टू 1/2 x रेज टू पावर -1/2। इसको सॉल्व करके बेटा x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। उसकी मदद से हम y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और इन द फाइनल हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बेटा आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। थैंक यू बेटा। जय बालाजी।